हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। उसी श्रृंखला में ये उस श्रृंखला का ये तीसरा लेक्चर है। तो हम ऋग वैदिक काल पढ़ रहे थे। तो ऋग वैदिक काल क्या था? पहले वैदिक काल क्या था? वैदिक काल में क्या था कि वैदिक काल को हम दो भाग में बांटे थे। एक तो था ऋग वैदिक काल, एक था उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक था, और उसके बाद उत्तर वैदिक काल स्टार्ट होता है। तो ऋग वैदिक काल का हम भौतिक जीवन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल का समाज कैसा था, यानी कि अगर समाज के बारे में बात किया जाए, जैसे हम लोग अगर आज रहते हैं, तो हम लोगों के यहाँ समाज कैसा है? हमारे यहाँ जात पात है या बहुत सी चीजें हैं, जैसे मतलब कि समाज में कैसे लोग रहते हैं, रहन सहन कैसा है, तो ये समाज कैसा था। तो वही समाज के बारे में आज हम पता करेंगे कैसा समाज था। ऋग वैदिक जो समाज था, यानी कि शुरुआती टाइम था उस टाइम का। तो ऋग वैदिक काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था जो थी, वर्ण व्यवस्था की स्टार्टिंग हो चुकी थी। लेकिन जो समाज था तब भी समता मूलक था, यानी कि कह सकते हैं कि भेदभाव नहीं था। जो समाज था उसमें भेदभाव बहुत कम था। भेदभाव इसलिए कम था क्योंकि जो समाज था एक तरीके से तीन ही वर्ग में बटा हुआ था। समाज जब तीन वर्ग में बटा हुआ था, उसमें तीन वर्ग थे। एक तो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। तो उस टाइम तक पहले तो वो नहीं आए थे जो शूद्र थे। जब शूद्र आते हैं इसमें, तब इनका समाज क्या होता है कि समाज में थोड़ा डिवीजन आना शुरू होता है। तो पूरे ऋग्वेद में कुल मिला के 10 मंडल हैं। और नौवें मंडल तक क्या होता है कि जो समाज था, वर्ण विभाजन जो था, रंग के आधार पे न होकर कर्म के आधार पे था। ये जो ऋग्वेद लिखा गया था, एक ही टाइम पे नहीं लिखा गया था। ये मतलब कि बहुत समय तक लिखा गया था। ये कह सकते हैं कि 300-400 सालों तक मतलब इसके बारे में लिखा गया था। पहले तो इस श्रुतियों के आधार पे होता था, किंवदंतियों के आधार पे होता था, उसको बाद में डॉक्यूमेंटेड किया गया था। तो शुरू शुरू में क्या था कि जो समाज था शुरू शुरू में एकदम समता मूलक था, ज्यादा उसमें कोई विभाजन नहीं था। जब जब यहाँ तक थे, मतलब जब लोग सब सिंधु प्रदेश में रह रहे थे, यानी कि ये अभी जो हमारा पंजाब और हरियाणा, जो प्रेजेंट टाइम पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र है, तो उधर रह रहे थे, तो इतना डिवीजन नहीं था। तो यहाँ के अभी तक इनका सामना जो यहाँ के मूल निवासी थे उनसे नहीं हुआ था। यानी नौवें मंडल के हमको ये कैसे पता चलता है कि नौवें मंडल तक जो समाज था समता मूलक था, हमको इस वजह से पता चलता है कि एक एक व्यक्ति होता है जो कहता है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता आटा चक्की चलाती हैं। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक ही समाज में अलग अलग लोग हैं और अलग अलग वर्ण के हैं। जैसे कि जो कवि है वो ब्राह्मण वर्ग का हो गया, वैद्य जो है वैश्य हो गया, उसकी माता जो आटा चक्की चलाती है वो भी वैश्य हो गई, मतलब अगर व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो। उसके बाद जो मतलब कि ये हम कह सकते हैं कि नौवें मंडल तक क्या था कि नौवें मंडल तक लोग अलग अलग व्यवसाय चुन सकते थे। लेकिन उसके बाद से डिवीजन आना शुरू हुआ। डिवीजन कब आना शुरू होता है? जब लोग पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं। यानी कि अभी तक लोग कहाँ रह रहे थे? अभी तक सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे। सप्त सैंधव प्रदेश में रह रहे थे। जब टाइम बीतता है तो आगे बढ़ते हैं, टाइम बीतता है जब आगे बढ़ते हैं, तो उसी टाइम पे इसका इनका सामना होता है जो वहाँ यहाँ के मूल निवासी थे, जो इस प्रायद्वीप पे रहने वाले मूल निवासी थे, उनसे इनका सामना होता है। जब इनसे इनका सामना होता है तो इनको ये लोग अनार्य बोलते हैं। वो लोग अपने आप को आर्य बोलते हैं, श्रेष्ठ बोलते हैं, और जो यहाँ पे लोग रहते हैं उनको अनार्य बोला जाता है। अब इनसे क्या होता है? इनका संघर्ष होता है, यानी कि इनसे लड़ाइयाँ होती हैं। गाय के लिए लड़ाई होती थी, मतलब कि एक तरीके से गाय के लिए लड़ाई होती थी, बहुत चीज़ों के लिए लड़ाइयाँ होती थी। तो जब यहाँ के लोगों से सामना होता है तो लड़ाइयाँ होती हैं इनकी। और ये ज़्यादातर एक तरीके से ये कह सकते हैं जो आर्य होते हैं, आर्य युद्धों में जीतते जाते हैं। और जो यहाँ के लोग थे इनको दास के रूप में बनाते जाते हैं, मतलब एक तरीके से इनको दास के जैसा बनाते जाते हैं। तो ये माना जाता है कि पहले तो जो दास थे उनका खरीद फरोख्त भी होता था। जब अगर किसी प्राचीन इतिहास, बहुत डीपली प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें माना जाता है कि जो दास थे उनका खरीद फरोख्त भी होता था, बल्कि महिलाओं का बहुत ज्यादा खरीद फरोख्त होता था। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो मतलब इतना दूर से आया हो, यानी कि जो एक तरीके से बैक्टीरिया बहुत दूर है, अगर भारतीय प्रायद्वीप से देखा जाए तो बैक्टीरिया बड़ा दूर है। तो जो वहां से आया होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके साथ जरूरी नहीं कि बहुत सी महिलाएं हों। यानी सब लोगों के, जो मुखिया होगा मान लीजिए उसके पास महिलाएं होंगी, उनके साथ महिलाएं होंगी, लेकिन सबके साथ महिलाएं नहीं थी। तो क्या होता था कि जो यहाँ के मूल निवासी थे उनकी जो औरतें थी इनको दासी के रूप में बनाया गया था। और जब इनका सामना होता है तो ये एक तरीके से बहुत मतलब अशिक्षित टाइप और असभ्य टाइप होते थे, जो यहाँ के अनार्य जिनको बोला जाता था। उनके कंपैरिजन में जो आर्य होते थे, भले कबीलाई जीवन इनका होता था लेकिन वो सभ्य होते थे। तो
अभी तक नौवें मंडल तक क्या था कि नौवें मंडल तक क्या क्या था कि वहां पे वर्ण विभाजन अलग अलग नहीं था, यानी कि ये लोग एक तरीके से इनका फॉर्मेशन तीन ही पार्ट में होता था। मतलब कि इनके जो आर्य थे इनका फॉर्मेशन तीन पार्ट में होता था कि क्या होता था, एक ब्राह्मण होता था, एक क्षत्रिय होता था, एक वैश्य होता था। इससे ज्यादा ये लोग डिवाइड नहीं किए थे। लेकिन जब यहाँ पे जब ये लोग आगे बढ़ते हैं, अनार्यों से इनका सामना होता है, तो ये क्या करते हैं, 10वां मंडल जोड़ते हैं उसमें। 10वें मंडल में शूद्र शब्द का सबसे पहली बार उल्लेख आता है। शूद्र उनको बोला जाता है जो यहाँ के मूल निवासी रहते हैं, उनको शूद्र बोला जाता है। उनको ये लोग दास के रूप में या दासियों के रूप में, दास या दासियों के रूप में इनको क्या करते हैं, अपने मतलब कि अपने उसमें रखते हैं, यानी एक तरीके से इनको सेवा के रूप में रखा जाता था। जो यहाँ के अनार्य थे, तो एक तरीके के जो अनार्य थे इनको दास या दस्यु कहा जाता था, और ये क्या होते थे, काले रंग के होते थे। और इन्हीं को शूद्र वर्ण के रूप में वैदिक समाज में शामिल कर लिया जाता है। तो वैदिक समाज में चार वो किया जाता है, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चार अब कौन कौन से हो गए, एक तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहाँ तक इनको वैदिक समाज में शामिल तो कर लिया जाता है, लेकिन अभी भी मतलब अब यहाँ से गैर बराबरी या तो कह सकते हैं असमानता यहीं से शुरू होती है। आज भी हम देखते हैं जो यहाँ के जो ट्राइब लोग हैं, ट्राइब वैदिक समाज में नहीं आते हैं। उनकी अभी पूजा पद्धति जो करीब 4-5 हजार साल पुरानी वाली है वही चल रही है। लेकिन जो ये लोग जो शूद्र वाले होते हैं, शूद्र वाले जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनकी पूजा पद्धति वैदिक समाज के अनुसार हो जाती है। भले इनको बराबरी का हक नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग उस हिसाब से मतलब कि एक कह सकते हैं कि उसमें वैदिक समाज में इनका जो रीति रिवाज उन्हीं के हिसाब से बदलने लगता है। और जो बल्कि जो अभी भी मतलब एक तरीके से जहाँ आर्यों की पहुंच नहीं थी, यानी कि जो ट्राइब थे, जो आज भी एक तरीके से बहुत से ऐसे एरिया है भारत में वो ट्राइब है, अगर वहाँ वैदिक समाज या तो मतलब बाद में जब ईसाई या मुस्लिम धर्म आए, अगर उनकी पहुंच नहीं वहां पे हुई, तो क्या हुआ कि वो लोग अपनी वही 3-4 हजार साल 5 हजार साल पुरानी पूजा पद्धति को ही फॉलो करते हैं। लेकिन ये लोग क्या किए, यहाँ पे क्या हुआ कि जब जहां जहां ये लोग मतलब कि आर्य जहां जहां पहुंचते गए, एक तरीके से इसका आर्याइजेशन होने लगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो लोग थे मतलब कि ब्राह्मणाइजेशन होने लगा, यानी कि जो ब्राह्मण धर्म था उसकी तरफ झुकने लगे। तो इसका समाज कैसा था, अभी तक मतलब कि ये कह सकते हैं कि समाज में ज्यादा विसंगतियां नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे समाज में विसंगतियां आना शुरू हो जाती हैं। धीरे धीरे समाज में विसंगतियां आना शुरू हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि ऋग्वैदिक समाज क्या, ऋग्वैदिक काल में परिवार कैसे थे, यानी कि परिवार में लोग कैसे रहते थे, यानी कि लोगों का रहन सहन कैसा था। तो अभी तक समाज हमने देखा तो समाज में क्या था, चारों वर्ण लगभग अब स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगे थे। तो अब हम देखेंगे कि उस टाइम का परिवार कैसा था। तो समाज की सबसे छोटी इकाई जो थी परिवार होता था। परिवार को सबसे छोटी इकाई माना जाता था। और ये जो समाज होता था पितृसत्तात्मक समाज होता था। पितृसत्तात्मक समाज मतलब ये होता था कि एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे जो पुरुष होते थे वही मुखिया होते थे। जैसे हम लोग देखते हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसमें जब सिंधु घाटी सभ्यता में जो वो मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि उसमें महिलाएं जो होती थी प्रधान होती थी। लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें जो पुरुष होते थे वही प्रधान होते थे। तो एक पितृसत्तात्मक समाज था। लेकिन यहाँ पे महिलाओं की वो स्थिति नहीं थी। महिलाओं की ऐसी स्थिति नहीं थी कि बहुत ज्यादा खराब हो, बहुत समानता थी महिलाओं में। तभी हम ये कह सकते हैं महिलाओं में और इनमें बड़ी समानता थी। तो इनमें क्या था कि जो उस टाइम के परिवार होते थे, परिवार जो संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवार को नृत्य बोला जाता था। नृत्य शब्द का प्रयोग होता था जो संयुक्त परिवार होते थे। और ऋग्वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, बेहतर थी। और इनका उपनयन संस्कार होता था, इन्हें शिक्षा का अधिकार था, वर चुनने की आजादी भी थी। हम ये कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि अगर जो हम रामायण महाभारत भी देखते हैं तो रामायण में भी क्या होता है कि रामायण में स्वयंवर होता है सीता जी का। तो अगर हम इस चीज को उस टाइम से रिलेट करें, या तो जो इनका जो द्रौपदी का होता है जिसमें अर्जुन वो करते हैं, अर्जुन का मतलब कि अर्जुन जाके क्या बोलते हैं, अर्जुन जाके मतलब मछली के आंख में करते हैं तो उनसे शादी होती है पांडवों से। तो उस टाइम भी यही होता था कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं जो महिलाएं थी उनको वर चुनने की आजादी थी। अगर हम
महाभारत और रामायण को अगर आधार मान के चले, ये माना जाता है लगभग कि ये उसी काल के, जो ऋग वैदिक काल था, रामायण और महाभारत उसी टाइम के माने जाते हैं। इन्हें शिक्षा का भी अधिकार था, ये मतलब कि इनको शिक्षा का भी अधिकार था, और इनका उपनयन संस्कार होता था। जो 16 संस्कार होते हैं हिंदू धर्म में, 16 संस्कार में एक 10वां संस्कार होता है, उसको बोला जाता है उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार में क्या होता है कि ये जनेऊ धारण कर सकती हैं, तो जनेऊ धारण कर सकती थी, इनका मतलब कि इनको ये अधिकार होता था कि इनका उपनयन संस्कार होता था और ये जनेऊ धारण कर सकती थी। तो महिलाओं की स्थिति अभी भी बहुत बेहतर दिख रही थी। बहुत मतलब ऐसा नहीं था कि महिलाओं को कहीं से कहीं बायकॉट कर दिया जा रहा था, या उनसे उनके साथ भेदभाव था। और जीवन भर जो महिलाएं अविवाहित रहती थी तो उनको अमाजू बोला जाता था। ऋग्वेद में जो महिलाएं थी, मतलब जो विदेशी महिलाएं हम लोग सुनते हैं, उस टाइम की महिलाएं थी, लोक मुद्रा थी, घोषा थी, सिक्ता थी, विश्वपा थी। और ऋग्वेद में महिलाओं के लिए जायदेस्तम शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी कि इसका मतलब होता है पत्नी ही गृह है, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अभी भी महिलाओं की स्थिति तो ठीक थी, लेकिन इसके बाद उत्तर वैदिक काल में थोड़ा महिलाओं की स्थिति खराब होती है। जो कन्याओं का जब विवाह होता था तो विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था, आज का दहेज जो होता है, अब तो बहुत ज्यादा हो गया दहेज, जो दहेज दिया जाता था, उपहार दिया जाता था, उस टाइम उपहार ही था, उसको दहेज नहीं कर सकते हैं, उसको वहतु कहा जाता था। तो ऋग वैदिक काल में क्या था, महिलाओं के लेकिन कुछ तब भी कुछ समस्याएं थी उस टाइम पे। जैसे मान लीजिए कि उस टाइम पे क्या था, नियोग प्रथा था, बहुपति विवाह था। अब बहुपति विवाह तो हम ऐसे ही जान सकते हैं कि जो पांडवों का विवाह द्रौपदी से होता है तो 5 पति होते हैं। बहुपति मतलब बहुत सारे पति, मतलब एक महिला के जब एक से ज्यादा पति हो तो उसको बहुपति बोला जाता था। तो इसमें ही देखा जाता है कि जो द्रौपदी थी, तो द्रौपदी से मतलब कि उनके 5 पति थे, पांडव 5 पति थे। तो एक तरीके से बहुपति विवाह तो हमको तो महाभारत से ही पता चल जाता है। और नियोग प्रथा क्या होता है, नियोग प्रथा उसको बोला जाता है जब किसी, मान लीजिए किसी महिला की शादी हुई और उसका जो पति है उससे उसको बच्चा नहीं होता है, यानी कि वो या तो अक्षम है किसी तरीके से, बायोलॉजिकली कर सकते हैं, बायोलॉजिकली अगर वो अक्षम है, अगर वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, तो जो महिला होती थी वो अपने देवर से संभोग करके बच्चा पैदा करती थी। तो इस प्रथा को नियोग प्रथा बोला जाता था उस टाइम पे। जो और जो ये बच्चा पैदा होता था, जो नियोग या देवर से बच्चा पैदा होता था, उसे क्षेत्रज बोला जाता था। ये जो संतान पैदा होता था, इसको क्षेत्रज बोला जाता था। तो उस टाइम पे हमने अभी तक क्या देखा, जो परिवार कैसे होते थे, परिवार में क्या होता था, परिवार में मतलब अभी तक महिलाओं की तब भी स्थिति बाद में जो होता है उससे अभी भी अच्छी है। यानी कि अभी यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं कि जो महिलाएं थी, इसमें सती प्रथा, दहेज प्रथा, ये सब के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जब जो महिलाएं थे ऋग्वेद में, सती प्रथा, दहेज प्रथा, इन सब के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो ये कह सकते हैं कि अभी भी महिलाओं की स्थिति और पर्दा प्रथा, ये सब का साक्ष्य नहीं मिलता है। ऋग्वेद में चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। ज्यादातर हमें कह सकते हैं जो आर्य थे, ऋग्वेद में क्या है, आर्यों के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो आर्य थे, आर्य क्या थे, वो ज्यादातर शाकाहारी होते थे। तो चावल, नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। जो ऋग्वेद में क्या होता है कि चावल और नमक और मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। आगे देखते हैं। अब हम ऋग्वेद काल का राजनैतिक जीवन देखेंगे। राजनैतिक जीवन जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ का राजनैतिक सिस्टम क्या है, हमारे यहाँ लोकसभा होती है, राज्यसभा होती, संसद है, जो जैसे राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद, ये सब होता है। तो उस टाइम पे कैसा होता था, उस टाइम पे राजा होते थे, आज मान लीजिए राष्ट्रपति हो रहे हैं। तो उस टाइम पे क्या था, जो राजनीतिक जीवन था कबीलाई आदर्शों पे आधारित था। कबीलाई आदर्शों मतलब कि एक तरीके से जो कबीला होता था उसमें किसी को एक मुखिया चुन लिया जाता था। कबीले का किसी को मुखिया चुन लिया जाता था। जो कबीले होते थे, जो आर्य थे, बहुत से कबीलों में अलग अलग बटे हुए थे। ऋग वैदिक काल में जो राजा होता था, राजा को जनस्य गोपा अर्थात कबीलों का रक्षक कहा जाता था। इसलिए ऐसा बोला जाता था कि जो ऋग वैदिक काल में जो राजा होता था, या तो हम कह सकते हैं जो उस टाइम पे जो कबीले थे, जो आर्य वाले कबीले थे, उनका सामना होता था, अक्सर उनको युद्ध लड़ना पड़ता था, जो यहाँ के मूल निवासी थे। तो जो वहां का राजा होता था, ये लोग कबीलों में रहते थे, तो जो राजा होता था वो कबीले का रक्षक कहा जाता था। तो राजा को राजन भी कहा जाता था, परंतु राजन किसी निश्चित भूभाग पर शासन करने वाला राजा नहीं था।
यानी कि कोई जरूरी नहीं कि जो उस टाइम पे आज होता है कि आज कोई विधायक बन गया तो मान लिया जाता है कि इस एरिया का वो विधायक होता है, मतलब उतना शासन करेगा उस एरिया पे। या जो प्रधान प्रधान सबसे क्लोज अगर माना जाए तो प्रधान भी माना जाता है कि इतने गांव का प्रधान है, इतने ग्राम सभा का प्रधान है। तो ऐसा नहीं होता था, वो एक कबीले का मतलब राजा होता था, और निश्चित भूभाग का नहीं होता था। यानी जब कबीले क्या होते थे कि कबीले जब आगे बढ़ना शुरू होते हैं, जब आगे बढ़ते तो राजा भी उन्हीं के साथ आगे होता था, यानी कबीले का मुखिया होता था। फिर राज्य की संकल्पना क्या होता, क्योंकि राजा जो था वो मतलब एक तरीके से राजा राज्य से आता है, तो उस टाइम पे राज्य थे नहीं। राज्य की संकल्पना उत्तर वैदिक काल में होता है, जब लोहे का प्रयोग होता है, लोग स्थायी रूप में क्या करते हैं, कृषि करते हैं। और जब कृषि करते हैं तो अन्न जब पैदा होता है तो जमीन का महत्व बढ़ता है। जमीन का महत्व तभी से बढ़ना शुरू होता है जब, अगर मान लीजिए आज भी ऐसा है कि अगर जहाँ पे जिस भूमि पे कृषि नहीं होती है तो उसका उस जमीन का उतना महत्व नहीं होता है। जब कृषि करना शुरू करते हैं तो जमीन का महत्व बढ़ना शुरू होता है। तब वहां से क्या होता है कि जो राज्य होता है, यानी जो राजा होता है, उसकी संकल्पना शुरू होती है कि भाई जितना बड़ा एरिया होगा उतने उतने पे शासन करेंगे, और उतने एरिया पे अन्न उपजाएंगे। तो जितने एरिया पे अन्न उपजाएंगे तो उसके लिए लड़ाई भी होगी कि भाई ये एरिया मेरा है। तो क्या होता है कि जब लोहे का प्रयोग शुरू होता है तो कृषि में थोड़ा सा डेवलपमेंट आता है, यानी कृषि का विकास तेजी से होता है। तो जो इनका राजनैतिक जीवन था, जो राजनैतिक इनका जीवन था उसमें क्या होता था कि राजा जो थे, राजा के पास बहुत मतलब कि वो असीमित अधिकार नहीं था। मतलब जो अधिकार होते थे बहुत सीमित थे, बहुत, यानी कि उस टाइम पे दो संस्थाएं होती थी जो राजा का नियंत्रण करती थी। राजा मतलब ये नहीं होता था कि डिक्टेटर की तरह कोई शासन, कोई मतलब रूल करने लगे। जैसे अगर हम आगे जब पढ़ेंगे अशोक के टाइम पे, या तो जब राजा आगे, या तो गुप्त काल में पढ़ते हैं राजाओं के बारे में, तो उस टाइम पे राजाओं के पास बहुत अधिकार होते थे। इस टाइम पे क्या होता था कि राजा को बहुत ज्यादा अधिकार नहीं होता था। जो कबीले में एक तरीके से उसमें भी सभा और समितियां, दो संस्थाएं होती थी, वो लोग जो कहती थी उन्हीं के आधार पे काम होता था। तो जो सभा थी उस टाइम पे, सभा क्या होता था कि यही मिलकर राजाओं को चुनती थी। और सभा आज का जो लोकसभा है, हम लोकसभा से इसको सभा मान सकते हैं। लोकसभा में जैसे निर्णय होता है कि कौन सा बिल पारित करना है, क्या नियम कानून बनाना है, तो सभा उस टाइम का लोकसभा कह सकते हैं। और जो समिति होती थी, समिति एक तरीके से जो वृद्ध होते थे उनकी संस्था होती थी। समिति को हम राज्यसभा बोल सकते हैं। आज की जो राज्यसभा है उसको हम समिति बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें वृद्ध है, यानी कि जैसे आज भी होता है कि राष्ट्रपति 12 लोगों को चुन के भेज देते हैं राज्यसभा में। तो उसी टाइम पे इसे भी होता था कि समिति जो होती थी, समिति राज्यसभा की तरह होती थी। ये लोग बस मानवीय आधार पे कि क्या सही होना चाहिए, क्या नहीं सही होना चाहिए, उसके आधार पर निर्णय लेते थे। लेकिन जो मेन होता था वो सभा होती थी। सभा को हम आजकल लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं। राजा के चुनाव से लेकर उनके निर्णयों निर्णय कौन करता था, ये जो समिति होती थी और जो सभा होते थे, यही लोग कहते थे। हाँ, जो समिति होती थी, आज का जो लोकसभा होता है, हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि आज की जो लोकसभा है उसको हम समिति के रूप में कह सकते हैं। और इसका उल्लेख सबसे ज्यादा ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। यानी कि ये जो लोकसभा है, जो साधारण लोग थे, यानी कि उनकी आवाज को अभिव्यक्त करने वाली संस्था थी। जैसे हम लोकसभा में क्या होता है कि हम एमपी चुन के भेजते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो हमारी आवाज होती है, जो हमारे मुद्दे होते हैं, लोकसभा में उठाते हैं। उसी तरह के जो कबीला था, कबीले में जो समिति थी, इसके जो सदस्य होते थे क्या करते थे, राजा के समक्ष क्या करते थे, जो यहाँ के जो उनके मुद्दे होते थे उनको उठाते थे लोग। तो समिति लोकसभा होती थी, सॉरी उसके पीछे वाला मैं समझ नहीं पाया। और जो सभा होती थी, सभा क्या होता था, सभा एक तरीके का सभा राज्यसभा की तरह होता था। लेकिन जो समिति होती थी, लोकसभा, जो आधुनिक लोकसभा है, उसको हम समिति मान सकते हैं। तो जो सभा होती थी, ये क्या होता था, ये वहां के जो कबीले के वयोवृद्ध और कुलीन लोगों से मिलकर बनती थी। और ये लोग क्या करते थे, मतलब कि जो ये कबीले होते, जो मतलब कि एक तरीके से जो आज का राज्यसभा है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब आज का जो राज्यसभा उसी टाइम पे वो सभा होती थी। तो ये बहुत ज्यादा इनका महत्व नहीं होता था, महत्व समिति का होता था। और जो राजा था, राजा का राज्याभिषेक होता था। और ऋग्वेद में राजा के लिए बलि शब्द का प्रयोग होता था। बलि मतलब बलि राजा के लिए नहीं होता था, जो उपहार दिया जाता था, बलि शब्द का प्रयोग होता था। बलि का अर्थ होता है स्वेच्छा से दिए जाने वाले कर को बलि बोला जाता था। उस टाइम पे जो शब्द थे, जो उनका यानी जन से क्या होता था,
जनस्य गोपा, यानी कि जो एक तरीके से जो जन थे उनका जो प्रधान होता था उसको जनस्य गोपा बोला जाता था। जो विष थे यानी कि विष का जो वो होता था, प्रधान होता था, उसको विषपति बोला जाता था। जो ग्राम था, ग्राम का जो प्रधान होता था उसको ब्राह्मणी बोला जाता था। और जो जो कुल का प्रधान होता था उसको कुलप बोला जाता था। और ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख है और समिति का 9 बार उल्लेख है। लेकिन ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था विदत थी और इसका उल्लेख 122 बार हुआ है। जो ऋग्वेदिक कालीन सबसे प्राचीन संस्था विदत थी, विदत में क्या होता था ना, जैसे ये राज्यसभा वाला, यानी कि जो सभा होती थी, यानी कि जो वयोवृद्ध होते थे, एक तरीके से जो विदत थी उसमें ज्यादातर मतलब एक कह सकते हैं जो विद्वत लोग थे, जो विद्वान लोग थे, उनकी संस्था थी। बहुत बहुत स्कॉलर लोग उसमें बैठते थे, तो इसका उल्लेख सबसे ज्यादा 122। तो हम कहाँ तक देख लिए ऋग्वैदिक काल का, हम समाज तक देख लिए और इनका राजनैतिक जीवन भी देख लिए। अब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो लेक्चरों का ड्यूरेशन बढ़ाएंगे। तो थैंक यू।